गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट्स में। हम लोगों ने लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और आज मैं आपके लिए लाइट का पार्ट 2 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 आपको करा चुका हूं, उसमें भी मैंने लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और क्वेश्चंस करवाने के साथ साथ मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट भी आपको उसमें बताए थे। तो चलिए आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है जो कि असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन यानी कि स्टेटमेंट 1 आपको दिया गया है कि इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक दैन ग्रीन लाइट। आपको बताना है कि कौन से कलर की लाइट सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। दोस्तों मैंने विजिबल स्पेक्ट्रम आपको बताया था कि ये लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बताया था मैंने कि यही पोर्शन जो होता है यही हमारी आंखों की रेटिना के लिए सेंसिटिव होता है, इसी को हम लोग लाइट कहते हैं। और इसमें 7 कलर होते हैं और ये सातों कलर का नाम मैंने कैसे बताया था कि विबग्योर करके आप लोग याद रख सकते हैं, VIBGYOR, ये 7 कलर होते हैं विबग्योर। अब इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। और मैंने बताया था कि लाइट की ये जो वेव होती हैं ये एनर्जी के पैकेट के रूप में चलती है जिसको हम लोग फोटान कहते हैं। और एक फोटान की एनर्जी कितनी होती है, hc/λ, यानी कि लैम्डा जितना कम होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए E बराबर होता है hc/λ, यानी कि लैम्डा जितना कम होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रेड लाइट इज़ मोर एनर्जिक दैन ग्रीन लाइट। क्या रेड लाइट की एनर्जी ग्रीन लाइट से ज़्यादा होगी? तो देखिए रेड लाइट का वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब कि एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो रेड लाइट की एनर्जी ग्रीन लाइट की तुलना में कम होगी। अब रीजन में दे रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन ऑफ ग्रीन लाइट। अब देखिए ये तो सही है, रीजन जो यहाँ पे दे रहा है रीजन तो सही है। रीजन सही इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ग्रीन लाइट से ज़्यादा होती है, लेकिन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती बल्कि कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और दूसरा स्टेटमेंट यानी कि रीजन जो दे रहा है वो सही है। तो पहला फॉल्स है और दूसरा क्या है, ट्रू है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि ए असर्शन गलत है और रीजन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। ये 2 मिनट पहले हमको दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है और सन जब सेट होता है उसके बाद भी वो हमको 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है। तो चलिए इसका कारण क्या होता है, इसके कारण को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों इसका कारण हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, सपोज कर लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये अर्थ है और इसके बाहर जो एटमॉस्फेयर है जो कि आपको पता है कि डिफरेंट लेयर में पाया जाता है। देखिए एटमॉस्फेयर में अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसके बाद डेंसिटी और कम होगी, इसके बाद डेंसिटी क्या होगी, और कम होगी। तो इसका मतलब कि अंदर की तरफ वाली जो एयर की लेयर है वो डेंसर मीडियम का काम करेगी और बाहर वाली जो लेयर है वो रेयरर मीडियम का काम करेगी। अब देखिए मान लीजिए कि पृथ्वी की तरफ ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो जब ये प्रकाश की किरण रेयरर से डेंसर में जाएगी तो देखिए यहाँ पर सेंटर से मैंने इस पर एक लाइन खींची है, यानी कि ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, और ये मैंने क्या खींचा है, इसका टेंजेंट खींचा है। और रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, नॉर्मल होती है, यानी कि ये वाली लाइन क्या है, नॉर्मल है। अब देखिए जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ पे रिफ्रैक्शन की घटना होगी, यहाँ पे अपवर्तन की घटना होगी। और अपवर्तन की घटना क्या है, अपवर्तन की घटना क्या है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। फिर से देखिए जब किरण यहाँ से फिर ये दूसरे माध्यम में जाएगी तो फिर से ये क्या होगी, और अंदर की तरफ झुक जाएगी, या कह लो नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो इस तरीके से जब कोई प्रकाश की किरण पृथ्वी की तरफ आती है तो वो लगातार अंदर की तरफ या नीचे की तरफ झुकती हुई जाती है। अब आइए समझते हैं कि कैसे सूर्य हमको 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है।
चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी है और यहाँ पे ये क्या है, सन है। देखिए दो बातें मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। देखो दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी का आकार छोटा है, सूर्य का आकार बड़ा है, ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर मैंने पृथ्वी को बड़ा बनाया है समझाने के लिए और सूर्य को छोटा बनाया है। ठीक है भाई, सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है तो उसके कारण हमको छोटा दिखाई पड़ता है, तो हमें जैसा दिखाई पड़ेगा हम उसके रेफरेंस में हम लोग इसको यहाँ पे बना रहे हैं। दूसरी बात, आपको पता है कि सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाते हुए मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि पृथ्वी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट की कंडीशन में है और सूर्य जो है ये इस तरफ जो है मूव करेगा, जिसके कारण कि अब देखिए यहाँ पर ये लाइन जो यहाँ पे मैंने बना रखी है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजन। ये हॉरिजन क्या होता है, जिसको हम लोग क्षितिज बोलते हैं। क्षितिज क्या होता है, जहाँ पर आसमान और जमीन दोनों मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी अगर खड़ा है तो ये आदमी जब यहाँ पर देखेगा तो ये लाइन इसके लिए क्या होगी, क्षितिज होगी। यानी कि सूर्य जब यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पे आएगा तब इसको जो है वास्तविक सूर्य उदय हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि रियल में सूर्य का उदय कब होता है, जब वो यहाँ पर पहुँचता है। यानी कि वास्तव में सूर्य का उदय कब होगा, जब वो यहाँ पर पहुँचता है। लेकिन सूर्य अभी यहाँ पर है। अब देखिए सूर्य यहाँ पर है और कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है तब भी उसको सूर्य दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है, तो इसका कारण ये है कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण चलेगी ये लगातार क्या होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि ये लगातार पृथ्वी की तरफ मुड़ती हुई जाएगी। तो जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी तो चूंकि बाहर वाली लेयर जो है वो विरल माध्यम है और अंदर वाली लेयर जो है वो सघन माध्यम है, तो लगातार ये अंदर की तरफ मुड़ती हुई जाएगी और इस तरीके से तो सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो किरणें चल रही हैं ये मुड़ने के कारण इस व्यक्ति को दिखाई पड़ने लगती हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य का उदय हो गया है। और यहाँ से यहाँ तक सूर्य को पहुँचने में जो समय लगता है ये समय होता है लगभग 2 मिनट का। यानी कि सूर्य का उदय नहीं हुआ है उसके पहले, उसके 2 मिनट पहले से ही सूर्य आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। अब इसी को आप इस तरह भी आप सोच सकते हैं, अब आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य उदय न होने के बजाय क्या हो रहा है, सूर्य नीचे की तरफ आ रहा हो, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा हो, सन सेट हो रहा हो। अब इस टाइम पे देखिए क्या होगा, अब भी वही चीज़ होगी। यानी कि देखिए सूर्य अस्त होने का मतलब क्या हुआ कि जब ये हॉरिजन के नीचे आ जाएगा तब सूर्य अस्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जब तक सूर्य यहाँ तक रहेगा तब तक वो दिखाई पड़ता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक भी वो दिखाई पड़ता रहेगा। तो सूर्य उदय होने के 2 मिनट पहले से दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। तो इस तरीके से अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के कारण दिन 4 मिनट बड़ा हो जाता है। 2 मिनट इधर पहले और 2 मिनट उधर बाद में, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जा रहा है, 4 मिनट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर ना होता तो दिन का मतलब यहाँ पे दोस्तों है कि सनराइज और सनसेट, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है ये 4 मिनट छोटा हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। अब देखिए स्काई का रंग ब्लू क्यों दिखता है, इसका मैंने कारण आपको एक बार स्कैटरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्कैटरिंग की जो प्रोसेस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ के, या आप कह सकते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। अगर आप डायरेक्टली बोलते हो तो 1/λ बोलोगे और अगर इन्वर्सली बोल रहे हो तो सीधा लैम्डा बोलोगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि स्कैटरिंग जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, यानी कि जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी स्कैटरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए शुरू में विजिबल पार्ट जो होता है जिसमें आपने पढ़ा था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वाला जो रीजन होता है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। और इसकी वेवलेंथ कम होने के कारण इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होने के कारण आकाश का रंग हमको नीला दिखाई पड़ता है।
इसके अलावा देखिए, अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई पड़ता है, हमको नीला दिखाई पड़ता है। उसका कारण अब मैंने आपको कई बार बताया है आपको कि पृथ्वी को हम लोग जो है नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके 2/3 भाग पे क्या है, पानी है, और 2/3 भाग पे पानी होने के कारण ये हमको नीला दिखाई पड़ता है। देखिए जितने भी ओशियन है, महासागर है, अब देखिए चूंकि आकाश का रंग कैसा है, नीला है, तो यहाँ से आने वाली लाइट जब महासागरों पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। इसके कारण से महासागर भी हमको नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं, और इसी कारण से पृथ्वी का रंग भी जो होता है वो हमको नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों पे क्या है, पानी है। तो स्काई का ब्लू कलर का होना ये किसके कारण होता है, ये नीले रंग के स्कैटरिंग के कारण होता है, क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आइए इनकी बात करते हैं। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू लेस स्कैटरिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जरा सा सेंटेंस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू लेस स्कैटरिंग। लेस स्कैटरिंग, लेकिन किसकी लेस स्कैटरिंग? यहाँ पे कोई कलर की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने कलर नहीं बताया कि किस कलर की लेस स्कैटरिंग के कारण। देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया मैंने आपको, उस क्वेश्चन में आपने देखा कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। साथ में वहाँ पे ये भी बात आप कह सकते थे कि लाल कलर की स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे कम होती है। यानी कि अदर जो बाकी के कलर हैं जिनकी वेवलेंथ ब्लू वाले पोर्शन से ज़्यादा है, यानी कि बाकी के जो कलर हैं जिनकी वेवलेंथ वायलेट, इंडिगो, ब्लू से ज़्यादा है, उनकी स्कैटरिंग क्या होती है, कम होती। तो स्काई का कलर ब्लू दिखने का कारण ये है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये जो तरंगे हैं इनकी वेवलेंथ कम होती है और इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, और इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो तरंगे होती हैं उनकी स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या दिया हुआ है कि द मेन कॉज ऑफ 7 कलर ऑफ रेनबो इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए रेनबो में जो कलर होते हैं उसकी स्कैटरिंग का जो कारण होता है दोस्तों, वहाँ पे कारण होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इसके साथ साथ इंटरफेरेंस। तो ये तीनों ही वहाँ पर कारण बनते हैं। मैं इसको जब डिटेल में आपको बताऊंगा रेनबो कैसे बनता है, किस तरीके से क्या पूरी प्रोसेस होती है, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि रेनबो जो बनता है तो उसमें रिफ्लेक्शन की प्रोसेस, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस और इंटरफेरेंस की प्रोसेस होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेनबो में जो कलर हो रहा है वो स्कैटरिंग कारण है, तो ये दोस्तों क्या है, गलत है। At the time of sunrise, the sun appears red due to scattering of light। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जैसे ही पृथ्वी है, मैंने भी आपको बताया कि ये हॉरिजन होता है और यहाँ पे क्या है, सूर्य है। अब सूर्य से जब यहाँ पे लाइट ट्रेवल करके पृथ्वी तक आती है, तो देखिए यहाँ पे जिस समय सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय लाइट को सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और इस समय यहाँ पे सन से जो लाइट चल रही है, अब देखिए इस लाइट में मैंने आपको क्या बताया अभी कि लाल कलर की जो लाइट होती है उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, यानी कि रेड कलर की जो लाइट होगी, रेड होगी, ऑरेंज होगी, इन सब कलर की जो लाइट होगी इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, यानी कि एक लाइट जो है ज़्यादा बिखरेगी नहीं। इसका मतलब कि ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगी, जबकि अदर कलर जो होंगे वो स्कैटर्ड होने के कारण वो एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वहीं तो पृथ्वी तक जिस कलर की लाइट पहुँच पाती है वो केवल रेड वाले पोर्शन की रहती है, और इसी कारण से सूर्य हमको कैसा दिखाई पड़ता है उदय के समय, ये लाल रंग का या लालिमा वाला सूर्य जो है आपको दिखाई पड़ता है। और सेम यही प्रोसेस होगी सेट होते समय भी, यानी कि जब सनसेट हो रहा होता है तब भी सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उनको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण वहाँ पर भी सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाल रंग की जो तरंगे होती हैं उनको सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और वही सबसे ज़्यादा दूरी तय कर सकती हैं क्योंकि वो स्कैटर्ड नहीं होती है। याद करिएगा दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट में भी हम लोग लाल कलर का जो इस्तेमाल करते हैं, या जो मोटरसाइकिल वगैरह होती है उसमें भी हम लोग जो ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पर पीछे एक लाल कलर की ही लाइट का इस्तेमाल होता है। उसका कारण ये होता है कि लाल कलर की जो लाइट होती है वो काफ़ी दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, इसीलिए व्हीकल वगैरह में भी हम लोग जो है स्टॉप सिग्नल के लिए हम लोग लाल कलर की लाइट का इस्तेमाल करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होना चाहिए, ये सही आंसर क्या हो सकता है, 1 और 3 इसमें करेक्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए अगर हम केवल 3 की बात करें तो 3 तो पूरी तरीके से करेक्ट है ही है, तो ओनली 3 इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, और 3 जिसमें है देखिए इसमें 2 और 3 दिया हुआ है, तो 2 वाला तो आंसर हो नहीं सकता। इसका मतलब ये कौन सा होगा, 1 और 3। देखिए 1 वाला भी स्टेटमेंट सही हो सकता है, इसको भी हम सही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू लेस स्कैटरिंग। तो लेस स्कैटरिंग किसकी होती है, रेड वाले पोर्शन की, यानी कि जो रेड कलर की लाइट होती है, ऑरेंज कलर की लाइट होती है, इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। इसी वजह से आकाश हमको नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीले कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा और लाल कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्री आकाश का रंग देखते हैं। देखिए कोई अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश को देखेगा तो उसको कैसा दिखाई पड़ेगा। देखिए जब हम स्पेस की बात करते हैं, अंतरिक्ष यात्री कहाँ पे होगा, एस्ट्रोनॉट कहाँ पे होगा, वो स्पेस में ही तो होगा, और स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, और स्पेस में एटमॉस्फेयर ना होने के कारण वहाँ पर किसी भी कलर की स्कैटरिंग नहीं होगी और ये ब्लैक दिखाई पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्लैक। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पर लाइट का कोई सोर्स है। ये लाइट का सोर्स यहाँ पे एक रॉकेट शिप है, मतलब कि एक रॉकेट जा रहा है और इस रॉकेट में कोई लाइट जल रही है, और कोई व्यक्ति जो रॉकेट पर ही है उसको ये लाइट ब्लू कलर की दिखाई पड़ रही है, नीले रंग की इसको लाइट ये दिखाई पड़ रही है। तो पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को लाइट किस रंग की दिखाई देगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल होगा। देखिए जब भी कोई ऑब्जर्वर या सोर्स, जो कि लाइट का सोर्स है यहाँ पर, अगर ये मूव कर रहा है तो हम इसका एक्चुअल कलर नहीं देख पाते हैं। जो इसका एक्चुअल कलर है, जो इसकी एक्चुअल वेवलेंथ होगी लाइट की, वो एक्चुअल वेवलेंथ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, या तो उससे कुछ ज़्यादा वेवलेंथ की दिखाई पड़ेगी या तो उससे कुछ कम वेवलेंथ की दिखाई पड़ती है, मतलब कि ऐसा अपीयर होता है। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है या जब सापेक्ष गति होती है तो यहाँ पर वेवलेंथ में परिवर्तन प्रतीत होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। चलिए दोस्तों आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए, F = F0√C-V/C+V। देखिए यहाँ पर V क्या है, ये है स्पीड ऑफ सोर्स, ये सोर्स की स्पीड है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। F क्या है, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ से जो भी लाइट इमिट हो रही है इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और F यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी हमको दिखाई पड़ रही है। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि V बराबर में क्या होता है, n लैम्डा होता है। तो यहाँ पे n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाता है, V/में लैम्डा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप V/में लैम्डा लिख सकते हैं, और V/में लैम्डा लिख करके यहाँ पर आप इसको लैम्डा के फॉर्म में भी फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, माइनस में V/C+V। जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है उस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ध्यान रखिएगा कि यदि v यानी कि जो वेलोसिटी है, यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि तब हम लोग v की जगह पर -v रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर ना जाकर के ऑब्जर्वर की तरफ आएगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C+V/C-V हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है इसमें देखिए C माइनस में V, भाई C माइनस V की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, और C प्लस V की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो C माइनस V अपॉन में C प्लस V ये क्या आएगा, <1 आएगा, और इसका आप अंडर रूट लेंगे तब भी ये क्या आएगा, <1 आएगा। अब देखिए F0 में अगर आप <1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F जो आएगा वो क्या आएगा, F0, यानी कि F की वैल्यू, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई पड़ेगी, जो फ्रीक्वेंसी आपको प्रतीत हो रही है वो क्या होगी, उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। अब देखिए आप इसमें कॉन्सेप्ट लगाइए विबग्योर का। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी।
अब देखिए ब्लू कलर यहाँ पे पहले से दिया हुआ था, यानी कि ओरिजिनल कलर उसका क्या था, ब्लू, और अब हमें जो फ्रीक्वेंसी लेनी है ये उससे कम लेनी है, यानी कि ये बाकी के जो कलर हैं इन्हीं की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लैम्डा इनका ज़्यादा होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब कि ब्लू कलर आपको हो सकता है कि ग्रीन दिखाई पड़े या येलो दिखाई पड़े या ऑरेंज दिखाई पड़े या फिर रेड दिखाई पड़े। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में कौन से कलर यहाँ पे दिए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है ब्लू, जो कि नहीं होगा। अगला है ग्रीन, ग्रीन कलर देखिए हो सकता है लेकिन ग्रीन ऑप्शन में आपको दिया नहीं है। येलो देखिए आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, तो येलो ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार ड्राइविंग में हम लोग जिस मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, वो दर्पण कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये दर्पण होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। क्यों होता है, क्यों इसका ही इस्तेमाल किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बना रखा है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो सामने से देखने पर उभरा हुआ दिखाई पड़े वही क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। तो देखिए इस तरफ से मिरर को हम देखेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ क्या की गई है, कलई की गई है, यानी कि सिल्वरिंग की गई है। तो पीछे की तरफ तो सिल्वरिंग की गई, यानी कि सामने से आप किधर देखोगे, इधर से ही तो देखोगे। तो इधर से देखने पर आपको ये मिरर उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में, अब देखिए जो ये आपको ये सरफेस दिख रहा है, यानी कि जो मिरर आपको दिख रहा है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये ऐसा माना जाता है कि ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो इस स्फीयर का कहीं सेंटर भी होगा, और ये सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, जिसको वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, यानी कि ये ध्रुव होता है मिरर का। अब मिरर के ध्रुव से सी तक की जो दूरी होती है उसे आप क्या कहते हो, वक्रता त्रिज्या कहते हो। और जितनी भी दूरियां होती हैं ये सभी पोल से नापी जाती हैं, सभी ध्रुव से नापी जाती हैं। और अगर ये आपतित किरण की दिशा में होती है तो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। इसी तरीके से देखिए पोल और सी के बीच का जो बिंदु होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये मिरर के लिए है दोस्तों, लेंस के लिए ये नहीं होगा, मिरर के लिए होगा ये। तो यहाँ पर ये क्या बना दिया मैंने, फोकस बना दिया। अब देखिए रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। बहुत से लोग आप इसमें गलती करते हो, या लाइट के क्वेश्चंस ना लगा पाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप उसके रे डायग्राम को नहीं बना पाते हो। जबकि दोस्तों रे डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे तो रे डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, आपको रे डायग्राम बनाना आ जाएगा। 3 नियम इसके लिए होते हैं, इसमें से कोई भी 2 नियम आप लगा देंगे तो आपको रे डायग्राम बनाना आ जाएगा, आपका रे डायग्राम बन जाएगा। जो भी रे डायग्राम आप बनाना चाहते हैं वो इजीली आप बना लोगे। तो चलिए दोस्तों हम वो 3 नियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नियम की बात यहाँ पे ये करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर के जाती हैं। अब देखिए अगर फोकस से होकर के नहीं जा रही, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम फिगर में बात करें तो यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हम लोगों ने यहाँ पर एक किरण ली। अब चूंकि ये मिरर है तो मिरर क्या करता है, प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर के अंदर से होकर तो ये जाएगी नहीं फोकस की तरफ, इसका मतलब कि ये यहाँ से वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्ट होने पर आपको ऐसा दिखाना है कि जैसे ये फोकस से आ रही है, क्योंकि ये फोकस से तो होके नहीं जा सकती, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये फोकस की तरफ से ही आ रही है। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें या तो फोकस से होकर के जाएगी, और या तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे फोकस की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे ये जो पैरेलल किरण थी इसको मैंने फोकस से आते हुए दिखा दिया। अब दूसरा नियम सुनिए कि सी की तरफ यानी कि वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली किरणें जो होती हैं ये वापस लौट आती हैं। मिरर के लिए दोस्तों, मिरर के लिए वक्रता केंद्र की तरफ जो किरणें जाती हैं वो वापस आ जाती हैं। क्यों वापस आ जाती हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वक्रता केंद्र है तो इसके सरकमफ्रेंस तक की ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, रेडियस होगी। और रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। यानी कि ये लाइन जो है ये हमेशा मिरर पे क्या होगी, नॉर्मल होगी। अगर हम लोग यहाँ पे मिरर पे एक टेंजेंट खींचें तो इस टेंजेंट पे क्या होगी, नॉर्मल होगी। और मिरर पे अगर कोई प्रकाश की किरण नॉर्मल डाली जाती है तो वो वापस लौट जाती है, यानी कि रिट्रेस कर देती है पाथ को। तो देखिए जो सी की तरफ जो प्रकाश की किरण जा रही थी ये वापस आ गई, इसको मैंने क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया।
अब देखिए जो किरणें आगे की तरफ निकल रही है, ये आगे तो कहीं एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से इनको आप बढ़ाइए तो ये यहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। और कैसा बन रहा है, ये इरेक्ट बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, छोटा बन रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज कब बनती है। देखिए जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में कहीं पर मिलती हैं, यानी कि रियली कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं, तब वहाँ पे रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज को हम हमेशा पर्दे पर बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि पर्दे पर इसलिए बना सकते हैं क्योंकि भाई वास्तव में रियल में वहाँ पे किरणें पहुँच रही हैं ना, तो इसलिए हम उस इमेज को पर्दे पर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर किरणें रियली वहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, वहाँ पर किरणें नहीं पहुँच रही हैं, लेकिन हमने डॉटेड लाइन से केवल वहाँ पे आगे पीछे बढ़ा करके मिलाया है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो बनेगी वो सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, या कह लीजिए कि इमेजिनरी बनेगी, और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, यानी कि इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये तीनों नेचर आप इसमें ध्यान रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और इमेजिनरी बनता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और इमेजिनरी बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, अच्छा एक और ख़ास बात ये है, देखिए इसमें जितने भी पॉइंट हैं, P है, F है, C है, ये सब क्या है, राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट नहीं है। आप वस्तु को कहीं भी रखेंगे, कितना भी नज़दीक रखेंगे, कितना भी दूर रखेंगे, हमेशा इमेज ऐसे ही बनेगी। इसीलिए हम लोग ड्राइविंग के समय हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव वाले में ऐसा नहीं होता है। कॉनकेव वाले में वहाँ पे आपने पढ़ रखा होगा कि वहाँ पे 6 टाइप की इमेज वहाँ पे बनती है। देखिए एक हो जाता है इन्फिनिटी पर, दूसरा हो जाता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, तीसरा हो जाता है एट C, फोर्थ वाला हो जाता है बिटवीन C एंड F, 5 वाला हो जाएगा एट F, और 6 वाला क्या हो जाएगा, बिटवीन F एंड P। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 6 पॉइंट बन जाते हैं जहाँ पे अलग अलग इमेज बनती हैं। कब, कॉनकेव मिरर के केस में। बट यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो तो इमेज हमेशा एक ही प्रकार की बनेगी। दूसरी खास बात यह है कि देखिए यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है। यानी कि ड्राइविंग करते समय अगर पीछे की तरफ कितना भी बड़ा ट्रैफिक होगा तो उसकी इमेज हम छोटे से मिरर में देख सकते हैं। यानी कि पीछे बड़ा ट्रैफिक होने के बावजूद भी हम उसको कम साइज के मिरर में उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जो एंगल ऑफ व्यू होता है, या कह लो कि जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन है दोस्तों कि सेविंग करने के लिए कौन से मिरर का यूज किया जाता है। देखिए इसमें यूज होता है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर क्या होगा, जो सामने से देखने पर अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखाई पड़े, अंदर की तरफ घुसा हुआ दिखाई पड़े, वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। पोल मिरर का मिड पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, और इसके मिड पॉइंट पे यानी कि C और P के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने पहले भी अभी आपको क्वेश्चन में बता रखी हैं। अब जो मैंने 3 नियम आपको बताए थे, 2 मैंने वहाँ पे बता दिए थे, तीसरा मैं एक और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि फोकस से होके जाने वाली किरणें जो होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। ये मैंने भी पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था, जहाँ पे मैंने 3 नियम आपको बताया था, वहाँ पे 2 ही बताया था। तो ये मैं तीसरा नियम भी आपको बता दे रहा हूँ कि जो किरण फोकस से होके जाती है वो परावर्तन के बाद पैरेलल हो जाती है। तो चलिए ये 3 नियम आपके पास हैं, इन 3 में से 2, किन्हीं भी 2 को लगा करके आप रे डायग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है F और P के बीच में। अब देखिए यहाँ पर एक किरण जो पैरेलल जा रही है, जो किरण पैरेलल जा रही है, ये पैरेलल वाली देखिए यहाँ पे फोकस से होकर के जा रही है ना, अपवर्तन के बाद, सॉरी, अब ये जो पैरेलल किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण जा रही है, ये परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के जा रही है। अब दूसरी किरण मैंने कैसे ली है, ये C से आती हुई ली है।
देखिए ये वस्तु से ही ली है, लेकिन उस डायरेक्शन में ली है कि जैसा कि ये लगे कि ये सी की तरफ से आ रही है। और सी की तरफ से आने वाली किरण कहाँ पे होती है? मिरर पे परपेंडिकुलर होती है। सी की तरफ से आने वाली किरणें मिरर पे परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब कि ये रिट्रेस करेगी, यानी कि वापस लौट आएगी। तो ये किरण को मैंने क्या किया, मिरर पे ले गया और मिरर से वापस कर दिया। तो अब देखिए ये किरणें चूंकि आगे की तरफ फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसका मतलब कि ये आगे कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो पीछे डॉटेड लाइन से मैंने इनको मिलाया और देखिए यहाँ पर ये इसकी इमेज बनेगी। यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज बन रही है? ये साइज में बड़ी बन रही है और सीधी बन रही है। लेकिन ध्यान रहे कि वस्तु कहाँ पे रखी गई है? F और P के बीच में, यानी कि बीच का मतलब है कि F और P के बीच में कहीं भी आप जो है इसको रख सकते हो, बिटवीन F एंड P। तो बिटवीन F एंड P यदि ऑब्जेक्ट आप रखते हो तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। और सीधी इमेज बनेगी तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल सेविंग करने के लिए कर सकते हो। सीधी बनेगी, साथ में ये कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। तो सीधी और बड़ी बनने के कारण आप इसका इस्तेमाल सेविंग पर्पज से कर सकते हो। वैसे दोस्तों नॉर्मली आप प्लेन मिरर का भी इस्तेमाल करते हो सेविंग करने के लिए, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन के पूछने का उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो है आप ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से जो है, ज़्यादा अच्छे से जो है किस मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए ये आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर इज, यानी कि दो मिरर के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कितनी इमेज बनेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मैं पहले आपको कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ, कुछ इसकी ट्रिक बता देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा। देखिए दोस्तों, अगर दो मिरर, मान लीजिए कि ये दो मिरर हैं, दोनों मिरर कैसे हैं? प्लेन मिरर हैं। ये किसी एंगल पे रखे हैं, मान लीजिए कि इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? 360 बटे में थीटा कर लेना चाहिए। आप 360 में थीटा से डिवाइड कर दीजिए। 360 में थीटा से जब आप डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। 5, 6, 2 जितने भी नंबर आए, कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब ये नंबर आ जाएगा तो आपको देखना है कि ये जो नंबर है ये इवन है कि ऑड है। आपको क्या देखना है कि ये नंबर कैसा है? इवन है कि नंबर कैसा है? ऑड है। अगर इवन है तो क्या कर देना है आपको? जो भी नंबर आया है उसमें -1 कर देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर 360 में मान लीजिए कि थीटा से भाग देने पर यहाँ पे आंसर आ गया 6, तो यहाँ पे अगर इवन है, भाई 6 क्या है? इवन नंबर है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 6 - 1 यानी कि 5 इमेज बनेगी। और अगर कोई ऑड वैल्यू आ रही है, जैसे मान लीजिए कि 360 में थीटा से भाग देने पर 5 आ रहा है, तो अगर 5 आ रहा है तो वो 5 ही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि 360 में आपको पहले थीटा से भाग देना है। थीटा क्या है? दोनों मिरर के बीच का क्या है? एंगल है। तो 360 में थीटा से भाग देने पे आपको सबसे पहले देखना है कि इवन नंबर आ रहा है कि ऑड नंबर आ रहा है। अगर इवन आ रहा है तो आप उसमें एक कम करके आंसर बताएंगे, और अगर ऑड आ रहा है तो जितना आंसर आया है उतना ही आंसर आप बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर ऑड आ रहा है तो फिर से यहाँ पे आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑड आने पर आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों मिरर के बीच में जो वस्तु रखी गई है उसको सिमेट्रिकल रखा गया है कि एसिमेट्रिकल रखा गया है। अब देखिए, यदि आंसर आपका ऑड आ गया है तब आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट रखी गई है उसको सिमेट्रिकल रखा गया है कि एसिमेट्रिकल रखा गया है। सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये दो मिरर हैं, थीटा एंगल पर रखे गए हैं, तो ये लाइन जो इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर सिमेट्रिकल रखा गया है तो आपको क्या कर देना है? -1 कर देना है। जो भी आंसर निकल के आया है 360 में थीटा से भाग देने पर उसमें -1 कर देना है। और अगर एसिमेट्रिकल है तो जो आंसर आया है वही आपको आंसर दे देना है। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कह रहा है कि यहाँ पे दोनों प्लेन मिरर को इसको कैसा रखा गया है? समांतर रखा गया है, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो अगर 360 में 0 से आप भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? इन्फानाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर 0 डिग्री के अलावा कोई और एंगल दिया होता तब आपको ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए कि किसी
समतल दर्पण पर आपतित हो रही है। तो समतल दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण ये आपतित हो गई, ये हो गया इसका आपतन बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल खींच लेते हैं और जितने एंगल से ये आई है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आर यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये भी आई के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम होता है, आप सभी इसको जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम मिरर को थीटा एंगल घुमा दें, यानी कि ये मिरर अब नई पोजीशन इसकी क्या हो गई, ये मान लीजिए पहले ये एम था और अब ये क्या हो गया, एम डैश हो गया और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मिरर को थीटा एंगल घुमा देता हूँ तब जो रिफ्रैक्टेड रे बनेगी वो रिफ्रैक्टेड रे और जो ओरिजिनल वाली रिफ्रैक्टेड रे है इनके बीच में कितना एंगल होगा, यानी कि जो दूसरी वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पहली वाले से कितना कोण घूम जाएगी या कितना वो विचलित हो जाएगी, यही आपको बताना है। तो दर्पण को घुमाने के बाद जो अगली रिफ्रैक्टेड रे आएगी, मान लीजिए वो आर डैश है, तो आर डैश है, तो ये कोण जो है, ये कोण मान लीजिए फाई है, तो फाई ही आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चंस जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा इसी तरीके से पूछा जाएगा। अगर मैं इसको थीटा डिग्री रोटेट कर देता हूँ मिरर को, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये 2 थीटा एंगल रोटेट हो जाएगी, या कह लीजिए कि 2 थीटा एंगल घूम जाएगी, यानी कि आर और आर डैश के बीच, यानी कि जो पहले वाली जो रिफ्रैक्टेड रे थी, मान लीजिए ये आर है और बाद में जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको मैं आर डैश कह दूं, तो आर और आर डैश के बीच में कोण कितना होगा, 2 थीटा होगा। इसको मैं एक दूसरे डायग्राम की सहायता से मैं आपको बना करके इसको मैं बता दे रहा हूं। आप इसको डायग्राम को देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होना है। आप दूसरा वाला डायग्राम देखिए तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 थीटा यानी कि डी। तो इस डायग्राम में आप देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में आप देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे मिरर को थीटा कोण घुमाने पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल घूम जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वर्षा की बूंद पर सूरज की रोशनी पड़ने पर वर्षा का उत्पादन होता है। देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना होना चाहिए रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। तो वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वहाँ पे रेनबो का फॉर्मेशन होता है और हमेशा ये जिस डायरेक्शन में सन होता है हमेशा उसके अपोजिट साइड में रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, इन बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि 7 कलर होते हैं। तो ये जो पूरी कंप्लीट फिनोमेना होती है, इस कंप्लीट फिनोमेना होने का कारण जो होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसका जो कारण होता है वो कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। वैसे इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है। तो अब देखिए इंद्रधनुष के बनने का जो कारण है, इस पूरी घटना को जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कई प्रोसेस उसमें शामिल होती हैं। देखिए एक तो इसमें होता है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, तो अपवर्तन की घटना भी इसमें होती है, रिफ्लेक्शन की घटना भी इसमें होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जब ये जल की छोटी छोटी बूंदों में, या कह लीजिए कि ये बारिश की छोटी छोटी बूंदों में जब ये प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये अलग अलग कलर में टूट जाती है, इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्पर्जन की भी घटना यहाँ पर होती है। तो डिस्पर्जन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। दोस्तों आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी पेंसिल को पानी में डुबोया जाए, मान लीजिए कि कोई बर्तन है उसमें पानी भरा हुआ है और जब आप उसमें पेंसिल को डालते हैं तो वो पेंसिल अंदर से मुड़ी हुई आपको दिखाई पड़ती है। उसका कारण क्या होता है दोस्तों, आइए इसको हम लोग समझते हैं कि पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई पड़ती है। मान लीजिए कि यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, कोई बर्तन है उसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश की किरण चल रही है, ये प्रकाश की किरण देखिए जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगी इस पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है, पानी से अब ये हवा में जा रही है, माध्यम बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो तुरंत इस बिंदु पर आप क्या करिए, इस बिंदु पर अब आप क्या करिए, नॉर्मल ड्रॉ करिए। आपने नॉर्मल खींच लिया। अब देखिए जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है,
जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश की किरण नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब इस प्रकाश की किरण को, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसको मैंने पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पर आकर कहीं मिल रही है। देखिए, हमेशा रे डायग्राम को बनाने के लिए, यानी कि इमेज की स्थिति को हमेशा पता करने के लिए हमेशा दो किरणों की जरूरत पड़ती है। देखिए, जैसे मैंने प्लेन मिरर में आपको बताया था कि प्लेन मिरर पे यदि परपेंडिकुलर प्रकाश की किरण कोई आती है तो वापस रिट्रेस कर जाती है, वैसे यहाँ रिफ्रैक्शन में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इंटरफेस है, जो दोनों माध्यम को अलग करने वाला जो सरफेस है, यदि इस पे परपेंडिकुलर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये सीधे जो है बाहर की तरफ निकल जाती है, यानी कि यहाँ पर I और R 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको पीछे बढ़ाने पर ये कहीं यहाँ पर आकर के मिल रही है, यानी कि यहाँ पे दो प्रकाश किरणें मिल रही है ना, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी O डैश पे। अब बाहर से देखने पर जो ऑब्जेक्ट O पे है वो आपको कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, O डैश पे दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये इतना क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट O पर है ये O पे ना दिखाई दे करके हमको O डैश पे दिखाई पड़ती है। इसी तरह से कई क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बाल्टी है, बाल्टी की पेंदी में मान लीजिए कोई सिक्का रखा हुआ है और बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो सिक्का हमेशा जो है आपको कुछ ऊपर की तरफ, या बाल्टी की जो पेंदी होगी वो कुछ ऊपर की तरफ आपको दिखाई पड़ती है, या कह लीजिए कि प्रतीत होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। तो अब देखिए यहाँ पर ये O वाली ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट O पे रखी थी वो वहाँ पर आपको O डैश पर दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर अगर हम इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो तो वहीं भी दिखाई पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे और ये वाला पॉइंट यहाँ पे, यानी कि हर एक पॉइंट की इमेज जो होगी वो उससे थोड़ा ऊपर की तरफ बनेगी। अब देखिए, पानी के अंदर किसी पेंसिल को रखा गया है, तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ पर बनेगी, इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ पर बनेगी, इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनेगी, इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इस तरीके से ये पेंसिल जो यहाँ पे रखी है ये आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। तो इसी कारण से ये पेंसिल आपको पानी के अंदर तिरछी दिखाई पड़ती है, या कह लीजिए कि मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो इसका कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। और देखिए, अगर कोई वस्तु यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी वास्तविक गहराई क्या है, T है, यानी कि इसकी जो रियल डेप्थ है वो कितनी है, T है, और ये यहाँ पर आपको प्रतीत हो रही है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है, यानी कि इसकी जो अपरेंट डेप्थ है वो कितनी है, T डैश है। तो आप T डैश बराबर में T बटे में म्यू लिख सकते हैं, जहाँ पर म्यू क्या है, इस पानी का अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष। तो यहाँ से आप अपरेंट डेप्थ भी निकाल सकते हो कि इसकी जो गहराई हमको दिखाई पड़ रही है वो वास्तविक गहराई से कितना कम होगी या कितनी होगी। तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। T डैश यानी कि अपरेंट डेप्थ बराबर में क्या हो जाएगा, T डैश यानी कि अपरेंट डेप्थ बराबर में क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन में म्यू। म्यू क्या है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के सापेक्ष। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को भी आपको मिला होगा। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि आपको मैं काफ़ी चीज़ों को सिखाऊं, विज्ञान से जुड़ी हुई, साइंस से जुड़ी हुई काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं आपको बताऊँ। और जब भी आप एक क्वेश्चन को लगाते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, बल्कि एक क्वेश्चन को इस तरीके से आप लगाएं कि उसके साथ साथ आप 10 क्वेश्चन और लगा पाएँ। तो मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि आप एक क्वेश्चन को सीखें और उसके साथ साथ 10 और क्वेश्चंस को भी लगाएं। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को आराम से पॉज करके उसको नोट कर लिया करिए, जो भी मैं आपको हर क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जब आपको नेक्स्ट टाइम मिलता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं हमेशा इस चैनल पर लगातार डालता रहता हूँ। क्योंकि साइंस से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनके वीडियोस मैं इस पे अपलोड करता रहता हूं, तो आपको सारी वीडियो सही समय पे आप वीडियो को रीच कर पाएँ और वीडियो को देख पाएँ, इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट।